तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था और उन्हीं रेडिकल्स की हेल्प से हमने जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो बनाने सीखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं केमिकल फॉर्मूलाज के जो नेमिंग्स हैं उनको सीखेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल्स और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल फॉर्मूलाज की जो नेमिंग है वो सीखेंगे। एक्चुअली देखो बेटा, इसके ना कई सारे रूल्स बनाए गए हैं कि किस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनके नाम कैसे हमने देने हैं। तो हम एक एक करके इन चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने स्टडी करना है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल है। सपोज करो कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, उसमें क्या है, एक हमारे पास मेटल है और दूसरा क्या है बेटा, मेरे पास नॉन मेटल है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल है ना, तो उनकी नेमिंग में पता है हम क्या करेंगे कि जो मेटल है ना उसका फुल नेम लिख देंगे, कि उसका फुल नेम क्या है वो लिख देंगे। जो नॉन मेटल है ना, बस उसके सफिक्स में, बेटा एक ना वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो जिसका सफिक्स बोलूंगा मतलब उसके एंड में, प्रीफिक्स मतलब उससे पहले। तो ये मतलब होता है बेटा इसका। तो जो भी मेरा बेटा सफिक्स होगा ना, उस सफिक्स में हम लगा देंगे बेटा आई डी ई, ठीक है, आइड। एग्जाम्पल देता हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सपोज कर लो कि बेटा मेरे पास है कैल्शियम, ठीक है, क्या है, कैल्शियम है। एंड उसको हम नाइट्रोजन जो है उसके साथ हम रिएक्ट करा देते हैं और बेटा हमारा जो तैयार हो जाता है ना बेटा, वो हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा आपके पास नाइट्रोजन है ना, तो यहां लिखूंगा मैं नाइट्राइड। नाइट्राइड लिखूंगा, देखो आईडी लग गया ना एंड में। तो देखो कैल्शियम मैंने पूरा लिखा और नाइट्रोजन की जगह पे ना बेटा जो मेरे पास ये जो आर है इसके बाद मैंने आईडीई नाइट्राइड मैंने लगा दिया, ठीक है। तो पहले मैं इनके जो फॉर्मूला है वो तो लिख दूं। जैसे कैल्शियम है इसका तो मैं लिख दूंगा बेटा सी ए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं बेटा, यहां तो आ गया बेटा मेरे पास क्या, N2, ठीक है। लेकिन जब हम कैल्शियम नाइट्राइड की बात करते हैं बेटा, जो नाइट्रोजन है ना इसकी वैलेंसी होती है 3 नेगेटिव की। दिस इज बेसिकली 3 नेगेटिव। और जो कैल्शियम है बेटा वो होता है मेरे पास 2 पॉजिटिव। अब देखिए मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, मैं सोचा कि आपको साथ साथ ना फॉर्मूला बनाना कैसे है वो भी थोड़ा साथ साथ सिखाता जाऊं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो 3 नीचे आ जाएगा 2 यहां आ जाएगा। तो यहां पर बेटा आपके पास बन जाएगा CA3N2। तो बेटा ये है आपका फॉर्मूला। दूसरी बात यहाँ पे आ गया CA3N2, यहाँ पे मैं 3CA लगा दूंगा। तो मैंने इक्वेशन अपनी बैलेंस भी कर ली। हाँ टेंशन ना लें, इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है और इक्वेशन क्यों लिखते हैं, ये सारी बातें आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि कैल्शियम नाइट्राइड लिखते कैसे हैं। तो इस तरीके से बेटा जो कैल्शियम नाइट्राइड को लिखा जाता है, इसमें जो कैल्शियम है वो बेटा क्या है आपका, ऑब्वियस है कि ये आपका मेटल है। और नाइट्रोजन क्या था बेटा, आपका नॉन मेटल था। और आपने देखा ना कि नॉन मेटल के एंड में आईडीई आइड लगा है आपका, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल किया जाता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो मेरे पास मान लीजिए पोटेशियम है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा बेटा मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है। जब इनको हम मिलाएंगे बेटा बनेगा पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड। अब पोटेशियम हाइड्राइड को कैसे लिखते हैं बेटा, के एच की फॉर्म में बेटा हम लिखते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, देखिए ना जो पोटेशियम है बेटा इसका आ जाएगा मेरे पास के पॉजिटिव। हाइड्रोजन की बात करूंगा बेटा तो होता है हमारे पास एच नेगेटिव। एक्चुअली बेटा क्या बात है, हाइड्रोजन ना ये आपका एच पॉजिटिव भी होता है या एच नेगेटिव भी होता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप किस मेटल के साथ इसको बेटा हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। बाकी डोंट वरी, धीरे 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 हम आगे बहुत कुछ इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा इस केस में आपको बन गया पोटेशियम हाइड्राइड। अब पोटेशियम हाइड्राइड में आपके पास के एच आ गया। तो ये भी +1 है बेटा, ये -1 है, तो ऑब्वियस है बेटा के एच आपके पास सिंपल आपका आ जाएगा। हाँ जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास मेटल है, दूसरा मेरे पास नॉन मेटल है। तो इस कंडीशन में मेटल का मैंने पूरा नाम लिख दिया और जहां पे नॉन मेटल था ना उसके नीचे आईडीई लगा दिया बेटा। तो इस तरीके से आपने हमेशा नेमिंग करनी है किसी भी केमिकल फॉर्मूला की जिसमें एक मेटल हो और दूसरा क्या हो आपके पास, नॉन मेटल। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। अब ना
हमने यहां पर स्टडी करना है बेटा सेकंड टाइम, जिसका मतलब है कि अगर मेरे पास टू नॉन मेटल हो तो क्या करेंगे। टू नॉन मेटल होंगे तो क्या होंगे, जैसे कि मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, जैसे PCl3, जैसे PCl5। अब इसमें जो P है वो फॉस्फोरस है, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका फॉस्फोरस। और Cl क्या है बेटा आपका क्लोरीन, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करना क्या है आपने, सबसे पहले देखो बेटा, जो सबसे पहला आपका नॉन मेटल यहां पे लिखा हुआ है ना, पहले तो उसका पूरा नाम लिख दोगे। जैसे कि ये फॉस्फोरस लिखा हुआ है, ये पहले वाली की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, तो यहां लिख दूंगा बेटा मैं क्या, दैट इज फोस्फोरस, लिख दिया। अब बेटा क्या होता है, जो दूसरा आपका नॉन मेटल है, ये जो दूसरा नॉन मेटल है, अब पहले काउंट करो ये कितने एटम्स है। यहां पे देखोगे तो मेरे पास कितने एटम है, 3 एटम्स है। इसलिए हम इसके प्रीफिक्स में, मतलब इससे आगे हम इसका ट्राई लिखेंगे। देखिए बेटा याद रखें कि हमारे पास ना दो हो तो डाई बोलते हैं, एक हो तो मोनो बोलते हैं। यहां लिख देता हूं बेटा, 1 एटम हो तो हम कहते हैं मोनो, तो अब उसका आगे मोनो लग जाता है बेटा। अगर 2 हो तो हम उस पे डाई लिखते हैं, 3 हो तो हम उस पे ट्राई लिखते हैं, 4 हो तो हम इसमें टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा, ठीक है। 5 हो तो हम इसमें पेंटा लिखते हैं। तो ऐसे तो बेटा चलता ही रहेगा, 6 है तो हेक्सा, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास क्या है बेटा, क्लोरीन है ना। अब तो यहां पे आ गया बेटा क्लोराइड। आईडीई तो अभी भी लगेगा आपका, आईडीई तो अभी भी लगेगा, बट उससे पहले आपको यह बताना पड़ता है कि कितने वो क्लोरीन के एटम्स हैं आपके। मेरे पास अब यहां पर एक PCl5 है। अब PCl5 में देखो P क्या है, ऑब्वियस नॉन मेटल है आपका। क्लोरीन क्या है, वो भी बेटा नॉन मेटल है आपका। अब ऐसे कंडीशन में पहले मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट डाउन, पहले लिखूंगा बेटा फोस्फोरस, फोरस। अब कितने हैं बेटा, 5, और 5 को क्या लिखते हैं, पेंटा, तो यहां लिखूंगा बेटा पेंटा क्लोराइड। तो बेटा इस तरीके से हम अपना ये जो, अगर दो नॉन मेटल से बने हुए केमिकल फॉर्मूला है तो उसका नाम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड, फोस्फोरस ट्राई क्लोराइड। आई होप बेटा आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इसके तीसरे टाइप की। अब हम बात करेंगे बेटा इसके तीसरे टाइप की, जिसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हो और साथ में क्या हो, ऑक्सीजन हो। अब इसमें ना बेटा तीन चार टाइप्स आपकी बन जाती है। एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ बेटा, जैसे कि पहला एलिमेंट मेरा मान लेते हैं कि यहाँ पर है NaClO। यहाँ देख रहे हो सिर्फ एक ऑक्सीजन है। अच्छा, NaClO2, ये क्या है, ये मेरे पास दो ऑक्सीजन है इसमें, NaClO3, और लास्ट में NaClO4। अब इन सब के कैसे नाम देते हैं मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूं। देखिए अगर आप यहां देखें तो मेरे पास ऑब्वियस से पहले पहले मेटल दिया हुआ है, फिर हमारे पास क्या दिए हुए हैं बेटा, नॉन मेटल दिया हुआ है, साथ में ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले बेटा इन सबके आगे ना, इनके जो मेटल हैं उनको तो पूरे नाम लिखने होते हैं हमेशा। तो यहां पे आ गया बेटा सोडियम, नीचे वाले में भी आ जाएगा सोडियम, इसमें भी आ जाएगा बेटा सोडियम, मैं सब में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर तो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है, क्लियर हो गया। अब पता क्या करना होता है बेटा, जब हमारे पास एक ऑक्सीजन हो, मतलब दो से कम एक ही ऑक्सीजन हो, उस केस में जो हमारे पास नॉन मेटल दिया होता है उसके प्रीफिक्स में, मतलब उससे पहले हम हाइपो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइपो। और उसके एंड में हम लगाते हैं बेटा आइट, ठीक है। क्या लगाते हैं, पहले हाइपो और लास्ट में क्या लगाते हैं, आइट। तो ये क्या है मेरा प्रीफिक्स और ये क्या है मेरा सफिक्स। तो मतलब ये मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, आई विल राइट ऑन बेटा हाइपो क्लोराइट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये लग गया ITE एंड में,
और हाइपो इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन है बेटा, इस वजह से। समझ में आया? अच्छा, अगले केस में क्या होगा? अगले केस में अगर दो ऑक्सीजन है तो हाइपो हट जाएगा। मतलब ये कि सीधा लिखूंगा मैं क्लोराइट, ITE, ये लगेगा साथ में, ठीक है? ओके, अब अगर आपके मन में आ रहा है, सब तीन हो जाएंगे तो जैसे तीन हो जाएंगे ना, तो आइट की जगह पे अब लगेगा बेटा एट, ATE, ये लगेगा बेटा आपके पास। मतलब ये हो जाएगा क्लोरेट। ये देखिए, ये एट लगाया मैंने यहां पे, ठीक है? और अगर आपके पास तीन से ज्यादा, मतलब अगर चार हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना होता है बेटा आपने, कि जो आपका प्रीफिक्स है, जैसे पहले हाइपो लगा था, अब यहां पे पर लगेगा, PER, पर लगेगा बेटा, ठीक है? क्या लगेगा आपका? पर। तो यहां पे बेटा आपके पास लिखा आएगा पर क्लोरेट। तो मतलब ATE अभी भी लगेगा, बट इसके सामने क्या लग जाएगा? पर लग जाएगा, मतलब इसके पर लग जाएंगे। सो क्या कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर एक ऑक्सीजन है तो बेटा हम लगाएंगे प्रीफिक्स में हाइपो। देखो, जो मेटल है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो उससे पहले हाइपो, उसके एंड में आइट। अगले केस में हाइपो हट जाएगा, मतलब जब दो हो जाएंगे। तीसरे केस में, मतलब तीसरा केस, मतलब जब इसमें तीन ऑक्सीजन लगे होंगे, तो आपका आइट की जगह पे एट लगेगा। और उसके बाद बेटा अगर चार ऑक्सीजन होंगे तो फिर पर लग के उसके बाद एट लगेगा। आई होप आपको बेटा ये वाला जो टाइप है ये समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब हम इसके फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, दैट इज नेमिंग द एसिड। नेमिंग दी एसिड। अब पता है बेटा क्या होता है, इसमें भी ना एक्चुअली हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। मैं दोनों कैटेगरीज के बारे में बताता हूं। देखिए क्या है कि जब हम कभी भी एसिड के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें तो एक बात समझ लीजिए कि एसिड का मतलब होता है कि इसके पास H पॉजिटिव आयन होगा ही होगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं बेटा कि H पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब अब नेगेटिव आयन की बात हम करेंगे। अब आपको पता है बेटा कि आपके पास जो रेडिकल्स थे वो दो तरह के थे, एक था सिंपल रेडिकल और दूसरा था कंपाउंड रेडिकल। सिंपल रेडिकल वो होता है जिसमें एक ही आपका एटम हो। कंपाउंड वो होता है जिसमें दो एटम आपस में कंबाइन हो। तो इनके नाम आपने कैसे देने हैं, अभी हमने वही सीखना है। तो पहले बात हम करते हैं बेटा, जिसमें सिंपल रेडिकल का इस्तेमाल होता है, इसको बाइनरी एसिड भी हम कहते हैं। बाइनरी एसिड का भी हम इसमें नाम देते हैं बेटा। जैसे कि एग्जांपल से बातें समझ में आती है, ऐसे नहीं आएंगी। जैसे मान लीजिए कि HCl, ठीक है? मान लीजिए HF। तो अब इस कंडीशन में बेटा Cl नेगेटिव होता है, F नेगेटिव होता है, तो आपको पता है बेटा कि एक एक एटम है। और हाइड्रोजन पॉजिटिव तो एसिड में होगा ही होगा, ठीक है ना? सो अगर ऐसा कंडीशन हो बेटा आपके पास कि मेरे पास H हो, मेरे पास क्लोरीन हो, तो अब इसका नाम क्या देंगे बेटा, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में ना हम जो जो जिसका नाम है बेटा, जो सेकंड वाला है, जैसे मेरे पास नेगेटिव आयन जिसका है, उसके आगे लगाएंगे हाइड्रो। फिर उसके एंड में मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं यहां पे जो प्रीफिक्स यूज करने वाला हूं वो यहां पर हाइड्रो यूज करूंगा, ठीक है? एंड उसके जो एंड है, जो सफिक्स है, उसमें इक का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? आर जो वर्ड होता है ना, आर, आर को, आर के बाद जितना भी होता है उसको छोड़ के IC लग जाता है, ठीक है? जैसे कि ये क्लोरीन है, र आ गया ना आपका, उसके बाद IC लगा दूंगा, ठीक है? तो पहले आएगा बेटा मेरे पास हाइड्रो, फिर क्लोराइड होता है ना, र के बाद वाला इक हो जाता है, बस IC लगा दोगे तो ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा ये है इसका नेमिंग। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया, पहली बात वही हाइड्रो। हाइड्रो क्यों? क्योंकि एक ही एटम वाला आयन इससे जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है फ्लोरीन होता है ना, र, र के बाद IC आ जाएगा, तो यहां पे आएगा आपका फ्लोरिक, रिक आ जाएगा ना, एसिड। तो बेटा इस तरीके से आपने इसका नाम देना है। क्लियर हो गया? सिंपल है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका टाइप पता क्या है बेटा? जिसके अंदर आपके पास H पॉजिटिव तो होगा ही होगा। मैं इसको अलग से यहां कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको अलग दिखा देता हूं, ठीक है? तो सेकंड टाइप समझने से पहले ना हम पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला मान लेते हैं बेटा, मेरे पास है H2SO4, ये मेरे पास पहला एग्जांपल है। दूसरा
H3PO4, ठीक है। तीसरा दैट इज HNO3, HNO3। सो यहां पर मैंने आपके सामने तीन एग्जांपल ली हुई हैं। इन तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हो बेटा कि मेरे पास हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है, और जो हाइड्रोजन है अगर इसको मैं डिसोसिएट करूंगा, उसको तोड़ूंगा, तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब बात रह जाती है ये बाकी की, जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, ये देखो, यहां देखो, इन तीनों में आपको डबल डबल एटम दिखाई दे रहे हैं, और ये मिलकर एक आयन बनता है बेटा आपका। मतलब ये भी एनायन है पूरा, ये भी एनायन है, ये भी आपका एनायन है। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा आपको इसके बारे में। गुड। अब इसका नाम कैसे देना है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब भी आपने इसका नाम देना होता है ना, तो सबसे पहला काम होता है इसमें हाइड्रो हटा दो, ठीक है। हाइड्रो तब लगता है जब हमारे पास सिर्फ एक एटम का एनायन हो। अगर दो एटम हो जाए तो उस केस में हम हाइड्रो हटा देते हैं, लेकिन जो सफिक्स है वो अभी भी इक का ही लगेगा। जैसे सल्फर है ना, तो इसमें हम कर देंगे सल्फ्यूरिक, रिक कर देंगे बेटा आपका, ठीक है। फोस्फोरस, फोस्फोरिक हो जाएगा। ये है, ये आपका है दैट इज नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक। तो बेसिकली ये जो आपका एलिमेंट है ना, एस पी और एन, ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसके नाम पर एसिड का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं पहले वाली की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा सल्फ्यूरिक, ठीक है ना। ये सल्फर होता है ना बेटा, सल्फर होता है, आईसीआर के बाद आ गया, साथ में लगा दूंगा बेटा एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड तो हो गया। फिर बेटा मेरे पास आता है ये देखो, अब H के बाद कौन सा एलिमेंट है, पी और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ पी है बेटा, तो फोस्फोरस होता है। तो फोस्फोरस के नाम पर बनेगा फोस्फोरिक एसिड। अब देख रहे हो बेटा एक बात, र के बाद, आर के बाद बेसिकली आईसी लगता है आपका। तीसरा ये है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता, र के बाद वाला छोड़ दो, तो नाइट्रिक एसिड। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसकी नेमिंग करनी है। अब कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर, कभी कभी पता क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना बेटा हमारे पास, इंस्टेड ऑफ 4 ना सर यहाँ पे कभी कभी 3 होते हैं, तो उनका नाम कैसे देना है। तो मैं वो बता देता हूँ कि अगर मान लो इससे एक कम भी अगर आपका ऑक्सीजन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास हो गया H2SO3 हो गया, या मेरे पास हो गया HNO2। तो अब इन दोनों के नाम कैसे दूंगा, कुछ नहीं करना जी, इक लगा है ना आईसी, उसको OUS कर दो, जो आपका सफिक्स है वो आ जाए OUS हो जाएगा बेटा, किसकी जगह पे, इक की जगह पे। जैसे कि सल्फर होता है ना, र होता है ना लास्ट में, र के बाद आईसी लगाते थे, तो आर के बाद अब आप OUS लगाओगे तो आ जाएगा दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। बस सिंपल सी बात। अब इस केस में ये पहले 3 होता है नॉर्मली, जिसमें हम इक लगाते हैं, ये सबसे हाईएस्ट वाला बेटा ऑक्सीजन वाला होता है ना, इसलिए आईसी, उससे कम वाले को आर OUS लिखेंगे। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, र के बाद OUS, तो ये बन गया नाइट्रस एसिड। तो बस इस तरीके से बेटा हमने इनकी नेमिंग करनी होती है। आई होप आपको ये जो एसिड है इनकी नेमिंग जो है वो तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अब हमने बेटा नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है ट्राइबल नेम। सो ट्राइबल नेम, अब पता क्या बात है, बात बहुत सिंपल है इस केस में भी। अच्छा हाँ, ट्राइबल नेम का एक और नाम भी है, दैट इज कॉमन नेम, सिंपल। इसको कॉमन नेम भी कहते हैं। क्या होता है ना कि कई ऐसे कंपाउंड हमें पता है बेटा, कई ऐसे बेसिकली हमें केमिकल फॉर्मूलाज पता है, जिनका ना मतलब मतलब ऐसे स्पेसिफिक जो नेम है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, बट उसके बावजूद भी ना उनके कॉमन नेम होते हैं जिसमें कोई कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता, बस उनको वैसे कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा आपको। पहला एग्जांपल है बेटा मेरे पास, मान लीजिए दैट इज NH3, NH3 है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि इस केस में हम इसको इसको मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड।
अब बोलेंगे सर ये ट्राई, ये कैसे लिखा आपने नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे ये जो क्या नाम है, ये सेकंड रूल था जिसमें लिखा था बेटा दो नॉन मेटल होंगे तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, जो पहले वाला होगा उसमें आप पूरा नाम लिखोगे, और जो दूसरे वाला होगा उसमें आप जितने नंबर ऑफ आपके पास एटम्स होंगे वो आपने लिखना होगा। जैसे कि अगर 3 है तो मैं ट्राई का इस्तेमाल करूंगा, अगर 2 है तो डाई का, और अगर 4 है तो बेटा टेट्रा का। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बेटा 3 दिए हुए हैं, और जो नाइट्रोजन है वो तो सिंगल था बेटा, इसी वजह से हमने जो एन है उसको नाइट्रोजन लिख दिया, और एच की जगह पे यहाँ पे 3 थे तो मैंने यहाँ पे ट्राई हाइड्राइड करके उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो आईडीई लगाते थे ना, अगर आप चाहें तो सेकंड नंबर रूल देख लो, आईडीई लगाते थे एंड में, बस वही मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना, जो सब जानते हैं, वो है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। अब आप बोलेंगे सर ये किस किस तरीके से आ गया, मैं बोलूंगा इसका कोई तरीका नहीं है, कॉमन नेम है। हम स्टार्टिंग से इसको एज ए अमोनिया ही कहते हैं, तो इसका कोई बेटा रूल नहीं है कोई भी, ठीक है। कोई इसके लिए कोई सिस्टमेटिक मतलब कोई रूल फॉलो नहीं किया हुआ। आई होप ये बात तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज H2O। अब ये सब जानते हैं कि H2O बेसिकली क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसके नाम की तरफ ही चले जाऊं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और नाम भी है इसका, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, हम इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम आप सबको पता है क्या है, वाटर। इट इज अ कॉमन नेम, राइट। अब जब भी मैं कहूंगा कि H2O क्या है, कि आपके मुंह से ये दो नहीं निकलेंगे, आपके मुंह से वाटर निकलेगा। सो यही बेटा ट्राइबल नेम होते हैं, यही कॉमन नेम होते हैं। आई होप आपको ये जो नेमिंग है ये बात तो समझ में आ गई होगी। गुड। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूं बेटा कि किसी फॉर्मूले को देखकर, ठीक है, हम उसके वैलेंसी के बारे में कैसे जानते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले हम अब वो देख लेते हैं। तो चलिए अब हम काम करते हैं बेटा, जल्दी से ये देख लेते हैं कि किसी केमिकल फॉर्मूले को देखकर हमें उनके एटम्स की वैलेंसी कैसे पता लगती है। तो वैसे बेटा एग्जांपल से आपको ये बात समझाऊंगा। तो बेटा मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दैट इज NO2 मेरे पास है। अब इस कंडीशन के अंदर हमें कैसे पता कि यहाँ पर हमारे पास एन की क्या वैलेंसी है और ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी। देखो एक बात तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर मुझे एन की वैलेंसी जाननी है तो ऑक्सीजन की तो कम से कम पता होनी चाहिए, तभी मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, स्टेप नंबर 1, अगर आपको याद हो जो इनकी वैलेंसी से वो क्रिस क्रॉस मेथड से हम उसके नीचे लेके आते थे, तो बेसिकली हम इस 2 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा बेटा आपके पास दैट इज 2 यहाँ पर, और ऑक्सीजन क्योंकि इस पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। अब बात पता क्या है, बात ये है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और यहाँ पर क्या दी हुई है 1, इसलिए हम इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है बेटा इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर आ जाएगा बेटा 4, और जो ऑक्सीजन है बेटा उसके ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। अब मेरा बात खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 ही होती है, तो अब ये सेटिस्फाई हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन है उसकी जो वैलेंसी है बेटा वो कितनी है, 4 है। तो बस इस तरीके से बेटा आप किसी का भी जो वैलेंसी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, ये बात याद रखना, किसी एक की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 1 था तो आप कहते हो इसकी वैलेंसी 2 है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे पता लगा कि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। आई होप आपको ये जो नेमिंग है और किस तरीके से हम किसी का वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कि कैसे किसी जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका नाम कैसे देते हैं, और हाँ इसी के साथ हमारे जो पहले पार्ट की जो थ्योरी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगले लेक्चर के अंदर ऑफ कोर्स मैं इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 1A, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं डिस्कशन करूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।